Why do we behave the way we behave? Or why do we feel the way we feel? Or why do we expect a certain kind of behavior from someone? Psychology has all the answers. जब भी मैं किसी इवेंट में जाता हूं और अपने आप को एज अ साइकोलॉजिस्ट बताता हूं, तो वहां पर हमें जनरली 3 तरीके के लोग मिलते हैं। पहले एंथुजियास्ट, ये वो लोग होते हैं जिन्हें साइकोलॉजी की समझ तो होती है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एंड दे वांट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ दे डेल्ट विद द इश्यूज एंड चैलेंजेस। Then patients. These are the people who know that they are going through a lot in their lives, with their family, with their relationships, with their financial status, with their own crisis of life, but they don't want to seek help for this. And whenever they feel, okay, this is a psychologist here, why don't we go and take free consultancy? And the third one are skeptics. ये साइकोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होती है, फालतू बातें हैं, मोबाइल छोड़ दो, सुबह जल्दी उठ जाओ, पूजा कर लो, and things will be fine. In this channel, the most of us are enthusiasts who want to understand what psychology is. And as my objective of making psychology accessible to all and making you all fall in love with psychology, here I am starting this new series with a book, Psychology by Robert A. Barron and Girishwar Mishra. We'll try to cover the basics of psychology from A to Z. Before we move ahead to understand psychology, comment down what do you think psychology as a field is? Really? Psychology is a field to understand people? Or it is just a marketing gimmick like cosmetics कि लगा लो चेहरे पे और सुंदर हो जाओगे, जबकि आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं. Relatively, psychology is a very new subject. It's not more than 150 years old. But before psychology was even born, before it was even a scientific subject, how people used to understand human behavior. So in scriptures, in Indian scriptures, in Western scriptures, there are philosophies that was taken into consideration when people were trying to understand why humans behave in a certain way. According to modern science, psychology is defined as the scientific study of behavior and cognitive processes. 2 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर. पहला बिहेवियर, ऐसे एक्शंस और रिएक्शंस जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जिस तरीके से हमारी मेमोरी, रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है, इसे कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं. तो इन दोनों चीज़ों की जो स्टडी है उसे साइकोलॉजी माना जाता है. बट हाउ डू वी सी साइकोलॉजी टुडे वाज नॉट ऑलवेज द केस. It has been developed like this in last 150 years. How did this subject even came into existence and why? According to Big Bang Theory, हमारा evolution 3 लाख साल पुराना है और इन 3 लाख सालों में बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज आए और वेनिश हो गए. इन्हीं स्पीसीज में एक स्पीस बना होमो सेपियंस, जो 12,000 साल पहले करीब आइस एज के बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर रहना स्टार्ट किया और वहां से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते चले गए. पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सिविलाइजेशंस बनने लगे और इन सिविलाइजेशंस में हिंदुइज्म को सबसे पुराना सिविलाइजेशन, तमिल को सबसे पुराना लैंग्वेज माना जाता है. इसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, ग्रीक फिलोसोफर्स, ये सारे आते हैं. होमो सेपियंस, जिनकी शुरुआत अफ्रीका से होती है, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ 50% ब्रेन साइज डेवलपमेंट, साथ ही साथ में एक थंब जो कि टूल्स पकड़ने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, हंटिंग करने के लिए यूज़ करना लगा. इसके बाद फायर का आविष्कार किया इंसान ने, व्हील का आविष्कार किया और धीरे धीरे इसे डेवलप करता गया. बाकी सारे जानवरों से हम अलग इसलिए हुए क्योंकि हमारा ब्रेन साइज बाकी सारे जानवरों के ब्रेन साइज से औसतन बड़ा है. इन्हीं डेवलपमेंट में कुछ फिलोसोफर्स आए जिन्होंने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किया और इन्होंने सवाल पूछना स्टार्ट किया कि क्यों इंसान इस तरीके से बिहेव करता है. अलग अलग कल्चर के अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग समय में डिफरेंट तरीके बताए जिन तरीके से ह्यूमन लर्न करता है, सीखता है, बिहेव करता है, उसके कॉग्निशंस कैसे होते हैं और ज़िंदगी को किस तरीके से समझता है. और ये डिफरेंट थ्योरीज को अलग अलग तरीके से उपनिषद्स में, वेदास में, भगवद गीता, रामायण, बुद्धिज्म, गुरु ग्रंथ साहिब, इन कुरान एंड इवन इन बाइबल,
इन अलग अलग किताबों में हमें इसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है, क्योंकि पहले के ज़माने में ये रिटन स्क्रिप्चर्स कम होते थे और मौखिक या बोलकर टीचिंग देने का प्रोसेस ज़्यादा होता था। इवन इंडियन कल्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आदि शंकराचार्य से लेकर भगवत गीता से लेकर सारे लोगों ने मौखिक रूप से इंफॉर्मेशंस या ज्ञान को बढ़ाया है। एंड दैट्स वेयर डिफरेंट फिलोसफर्स इन 19th century started asking questions कि how do we perceive the world? Do people have free wills or their actions are elements of inside or outside world? This theory gave rise to philosophical roots of psychology. Around 1596 to 1650, a French philosopher, René Descartes, argued that mind and body are two distinct entities and they connect together through pineal gland in our brain. While other philosophers argued that mind influences body, similarly, body influences mind. This theory was also known as interactionism. इतना ही काफ़ी नहीं था, और कुछ फिलोसफर्स का तो ये भी मानना था कि बिहेवियर को समझने के लिए एक प्रॉपर तरीके का सिस्टम होना चाहिए। बट अब सवाल ये उठता था कि ये सिस्टम होगा क्या, और यहाँ एंट्री होती है हमारे नए हीरो की, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजिस्ट कई सालों से नर्वस सिस्टम और सेंसरी एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च कर रहे थे। 1860 टू 1880 के आसपास जोहानस मुलर नाम के एक व्यक्ति थे जो इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि हमारा नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वजह से चलता है। सिमिलर समय पर हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि हमारे आंख और कान के सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें आउटर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने में मदद करते हैं। और गस्टव फेचनर का मानना था कि हमारे आसपास की जो फिजिकल चीज़ें हैं वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और वो एनर्जी हमारे सेंसेस के थ्रू अंदर जाती है और वहाँ से हम परसीव करते हैं दुनिया को अपने नज़रिए से। जब इस नए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को सालों पुराने फिलोसफिकल एस्पेक्ट के साथ जोड़ा गया तो एक नया फील्ड डिज़ाइन हुआ, और उस फील्ड का नाम था साइकोलॉजी। इन 1862 अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम वुंड अपना सबसे पहला कोर्स साइकोलॉजी पर लॉन्च करते हैं। 1875 में इनका अपॉइंटमेंट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में, जहां 1879 में ये अपनी पहली साइकोलॉजी लैब स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन एंड मैनी, he is also considered as the father of experimental psychology. विलियम वुंड के स्टूडेंट जी स्टैनली हॉल 1883 में यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। 1892 में ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की शुरुआत करते हैं और इसके पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। साइकोलॉजी अमेरिका में इतनी प्रचलित हुई कि अगले 10 सालों में 24 यूनिवर्सिटीज साइकोलॉजी पढ़ा रही थी। बट ये साइंटिफिक शुरुआत के साथ चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि शुरू होती हैं। यहाँ से अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग देशों में इस बात पर संशय करने लगते हैं कि आखिरकार साइकोलॉजी को पढ़ना क्या चाहिए। कॉन्शियसनेस की बात आती है, जहाँ पर विलियम वुंड जो बहुत ज़्यादा इसका प्रचार करते हैं कॉन्शियसनेस का, और शुरुआत होती है द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी कि व्हाट शुड साइकोलॉजी स्टडी। चेतना और कॉन्शियसनेस, a term being favored from ancient philosophers to modern science. From Vedas in India to Greek philosophers like Plato and Socrates has extensively talked about this word. But it was under modern science, it was Alexander Braun who introduced this old age concept to the modern science, and then Wilhelm Wundt took it forward. और यहाँ से निकल कर आते हैं major school of thoughts about psychology, which starts with structuralism, goes to functionalism by William James, behaviorism की थ्योरी आती है जॉन बी वॉटसन की, and psychoanalysis by none other than Sigmund Freud, goes to humanistic psychology by Abraham Maslow and cognitive psychology by Ulrich Neisser. So William Wundt का ये मानना था कि consciousness is like a flow of river, और इससे और ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ने की ज़रूरत है। कॉन्शियसनेस के बेसिक एलिमेंट्स और उनके रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है, और इस थ्योरी को स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया गया।
इसे समझ पाने के लिए जिस मेथड का यूज किया उस मेथड को इंट्रोस्पेक्शन कहा गया। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब कि सामने वाले व्यक्ति से, जो कि ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होते थे, उनसे पूछा जाता था कि हाउ यू आर फीलिंग। और इस पूरी रिसर्च में इनका साथ दिया इनके कलीग ने, जिनका नाम था एडवर्ड टिचनर। विलियम जेम्स का मानना था कि डार्विन्स की एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरत नहीं थी वो एलिमिनेट हो चुकी हैं, और जिन चीज़ों की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरत थी वो आज भी है। तो अगर कॉन्शियसनेस अब भी है तो इसकी कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस? एंड दिस थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी वाज नोन एज फंक्शनलिज्म। बट क्योंकि इस चीज़ को समझ पाने का कुछ खास तरीका नहीं था, तो समय के साथ ये थ्योरी धीरे धीरे वाइप ऑफ हो गई। बट जाते जाते इनकी सोच कि कॉन्शियसनेस इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड इट हैज टू हैव अ रीजन फॉर इट, दिस गेव राइज टू इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। दूसरी तरफ एक 35 साल के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट 1913 में ये आर्ग्यू करते हैं कि हमें कॉन्शियसनेस को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस या एक्सपीरियंस को मेजर नहीं किया जा सकता। मीनवाइल हमें उन चीज़ों को साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना चाहिए जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसे कहते हैं बिहेवियर। So we should observe and record the behavior of people, and this gave rise to behaviorism as a theory of psychology. Behaviorism को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला, क्यों जब एक 26 साल के B.F. स्किनर आते हैं और ये कहते हैं क्योंकि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को समझ पाना आसान नहीं है, और इसीलिए हमें उन रिस्पॉन्सेस पर ध्यान देना चाहिए जो ओवर्ट बिहेवियर हैं, जो हम देख सकते हैं, जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस पे साइंटिफिक स्टडी की जा सकती है। उन चीज़ों को पढ़कर हमें साइकोलॉजी को समझना चाहिए। एंड दस साइंस हैड ऑल द टूल्स टू रीड, study and measure the behavior, and this is why behaviorism is one of the very important aspects in modern psychology. Well, the theory of behaviorism was there for decades, but it got its first challenge from Sigmund Freud, a Viennese psychiatrist who was known for treating hysteria. And he believed that hysteria is because of repressed traumatic experiences that laid foundation for unconscious sexual desires, which lays foundation of human behavior. Around 1950, Abraham Maslow and Carl Rogers argued that human behavior is more motivated according to their future plans and desires. And thus came humanistic psychology into existence. By 1960s, because of development of computers, now functionalists had a solution to observe the specific stimuli inside our brain. And this gave rise to cognitive psychology to understand learning, memory, reasoning, problem solving, and other cognitive processes. And thus, cognitive psychology by Ulrich Neisser came into existence. So, modern psychology is the science of behavior and cognitive processes. It studies everything, what we do, feel, experience, and think. But this also had a problem. Now, because of these psychologists were inclined towards understanding their own culture, these theories became irrelevant in different cultures. And this is where Lev Vygotsky, a Russian psychologist, comes into picture, and he speaks about the socio-cultural context, and he argues that behaviorism cannot cover other aspects of behavior like language, social interaction, and human experience. And these psychologists consider their own culture as correct and other cultures as deviant, also called as ethnocentrism. So that is how psychology as a subject came into place. In next video, we'll try to understand about Indian psychology. Till then, happy learning.